अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। आज खेल के मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। वनडे सीरीज के बाद ग्रीन शर्ट्स ने T20 सीरीज भी अपने नाम कर ली है। शाहीनों ने जनूबी अफ्रीका की सरजमीन पर कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। यकीनन इस शानदार कारकर्दगी पर कौमी क्रिकेट टीम और टीम मैनेजमेंट मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उधर आज सोशल मीडिया सारिफीन पर एक खबर बिजली बनकर दिन भर गिरती रही। जहां एक अच्छी खबर है वही एक बुरी खबर भी है। हुकूमत ने मुल्क भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 5 घंटे तक बंद रखा। ये पाबंदी आज़ादी इजहार राय पर कदगन की बदतरीन मिसाल थी। सोशल मीडिया नेटवर्क्स खुलने के बाद वजीर दाखिला ने कौम के नाम एक पैगाम जारी किया और आवाम से माजरत की। लेकिन सवाल यह है कि क्या वजीर दाखिला की माजरत काफ़ी है? मैं बतौर वजीर दाखिला माजरत खा हूँ कि हमने 3 घंटे के लिए सोशल मीडिया को बंद किया, क्योंकि इनकी कॉल ऐसी थी कि शायद ये जुमे के बाद निकलें। आगे से ऐसा नहीं करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला ने माजरत तो कर ली है, लेकिन माजी में जब तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में थी, सोशल मीडिया को अपनी ताकत समझती थी। वजीर आजम इमरान खान सोशल मीडिया पर पाबंदी को मुल्क की मईशत के लिए भी धचका करार देते थे। उस वक्त इमरान खान साहब क्या कहा करते थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। सोशल मीडिया को बंद करना ये इतना अहमकाना फैसला है। आप अपने मुल्क को पीछे लेके जा रहे हैं दुनिया से। ये तो पागलपन है। इसके इतने फायदे हैं, बिजनेसेस में इस्तेमाल होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब आज सोशल मीडिया की बत्ती गुल करके वजीर आजम पाकिस्तान ने काबीना में 6ठी बार उम्मीद के चिराग रोशन किए हैं। यहाँ सोशल मीडिया की बत्ती गुल थी, वहां पे कैबिनेट में शफल हो रही थी। हमाद अजहर को महज 18 दिन के बाद ओहदे से हटाकर वजारत खजाना की कुर्सी पर चौथा वजीर बैठा दिया। जरा हमाद अजहर साहब की वो तस्वीर दिखाइए ना, जरा कैबिनेट रीशफल पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। अब की बार वजीर आजम ने गैर मुंतखब फर्द शौकत तरीन पर अपने एतमाद का इजहार किया है। गुज़श्ता पौने 3 बरस में काबीना में ये 6ठी तब्दीली थी। सवाल यह है कि क्या वजीर आजम काबीना के इंतखाब में गलती कर रहे हैं, या कैबिनेट रीशफल से मुतालिक अगर प्रोड्यूसर साहब को फुटेज चला सकें, या उन्हें बेहतर टीम मैसर नहीं है। इमरान खान साहब को यह सवाल तोड़ता है, क्योंकि माजी में बेहतर टीम के दावेदार कप्तान इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि उन्हें तैयारी करने का मौका नहीं मिला। ये देखिए कि ये वो चेहरे हैं जो पुराने हैं, सिर्फ इनको रीशफल कर दिया गया है। हमाद अजहर साहब हैं, शौकत तरीन साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज साहब और खुसरो बख्तियार साहब। चेहरे वही हैं, सिर्फ रीशफलिंग होती है, आगे पीछे हो जाते हैं। जरा दिखाते हैं कि इमरान खान साहब माजी में क्या कहा करते थे। 22 साल पहले मैं क्यों सियासत में आया? अब 25 साल हो गए। ये स्ट्रगल है क्या? ये क्यों थी? एक वो आदमी जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया था, उसको कोई पॉलिटिक्स कुछ नहीं दे सकती थी। जो कुछ भी ना करता तो बड़े आराम से अपनी बाकी जिंदगी गुजार सकता था। देखिए, इमरान खान वो वाहिद पॉलिटिशियन है जिसके पास सब कुछ था पॉलिटिक्स में आने से पहले। मैं वो आदमी हूँ जिसको शायद मुल्क में सबसे ज्यादा शोहरत थी। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं थी जब मैं पॉलिटिक्स में आया। मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आया था कि मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे मुल्क का पोटेंशियल था, जो हमारा मुल्क जिस तरह ऊपर जा रहा था, जब मैं बड़ा हो रहा था इस पाकिस्तान में, खुद देखा कि ये मुल्क ऊपर जाते हुए फिर नीचे आता, और हमने नीचे आता ऐसे देखा कि एक गवर्नेंस सिस्टम का कोलैप्स देखा और करप्शन का। मैं आया क्यों पॉलिटिक्स? मैं पहला पाकिस्तानी जनरेशन था जो आजाद मुल्क में पैदा हुआ था, और हमें अपने मुल्क पे बड़ा फख्र था जैसे हमारा मुल्क उठता जा रहा था। मैं जब आया, मैं ये चाहता था कि पाकिस्तान एक वो मुल्क बने जो मेरे लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब जिन्होंने सोचा था पाकिस्तान। 55 साल पहले पाकिस्तान की मिसाल दी जाती थी दुनिया में, हमें फख्र होता था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना मुल्क नीचे आते देखा। अब वजीर आजम इमरान खान साहब ना सिर्फ टीम के इंतखाब में नाकाम रहे हैं, बल्कि मुल्क का निजाम किस तर्ज पर चलेगा ये फैसला भी ताहाल नहीं कर सके। वो अपनी इस गलती का एतराफ भी करते रहे कि मदीना की रियासत का ख्वाब कौम को दिखाया गया, तरक्की के लिए चीनी मॉडल के ख्वाब दिखाए गए, ईरानी इनकलाब का राग भी इस कौम को सुनाया गया। ये ताहाल हुकूमत कंफ्यूजन का शिकार दिखाई दे रही है कि मुल्क का निजाम असल में किस मॉडल के तहत चलेगा। बारहा इमरान खान साहब मुख्तलिफ मॉडल्स की बात करते रहे। कभी रियासत मदीना की बात होती रही है, कभी चीनी मॉडल अपनाने की बात होती रही है, कभी ईरानी मॉडल से मुतालिक बात करते रहे। इमरान खान साहब मुख्तलिफ मौके पर क्या क्या कहते रहे, जरा उसका एक क्विक फ्लैशबैक भी आपके सामने रखते हैं। जो भी मदीना के रियासत के असूलों पे चलेगा वो कौम उठ जाएगी। In particular, we are interested in the way since the revolution, the Iranian government increased. How we can benefit from the Iranian experience. पाकिस्तान का फ्यूचर है, अगर किसी मुल्क से भी हम सीख सकते हैं वो है चाइना। अब कप्तान ना तो किसी एक निजाम पर मुत्तफिक है और ना ही वो अपनी काबीना पर एतमाद कर रहे हैं। सवाल यह कि क्या कौम वजीर आजम की काबीना से मुतमईन है? इस हवाले से हमने तासुरात जानने की कोशिश की है कि आम आदमी क्या सोचता है, क्या वो इस कैबिनेट में बार बार तब्दीली से सेटिस्फाइड है। जरा आम आदमी के तासुरात आपके सामने रखते हैं।
जितनी महंगाई जा रही है माह रमज़ान में तो ना गरीब बंदा खा सकता है ना अमीर खा सकता है। पाकिस्तानी अवाम जो है ना इमरान खान के जो वज़ीर हैं इनसे वैसे भी तंग है। इसलिए इसको चाहिए, इस 2.5 साल में 3 साल में इसकी हुकूमत नाकाम हो चुकी है, लिहाजा हमारे को आज़ादी चाहिए, इससे और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं खान साहब तो यही कहूँगा कि खान साहब ये जो आप कैबिनेट की जो शफलिंग चल रही है इस तरह से हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। कारकर्दगी तो कुछ भी नहीं है, परफॉर्मेंस मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल कोई पूछने वाला ही नहीं है। अवाम परेशान, बस ये रिक्वेस्ट है कोई खुदारा खौफ करें, अवाम पे कोई थोड़ा सा रहम करें। महंगाई तो बहुत है, महंगाई से मुतमईन कौन होगा आप खुद बताएं। कोई कहे कि जी महंगाई हो रही है हम मुतमईन है, ठीक है, और इमरान खान की काबीना आपके सामने ही है। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰ ਕੱਢਿਆ ਆਵਾਮ ਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ, ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ, लेकिन ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ अमला है ना वो अमला ठीक नहीं है। हर तरफ से अवाम की बात हो या इंतज़ामिया की हो या अपना वज़ीरों की हो, हर जगह पर गरीब ही हर दौर में पिसता नज़र आ रहा है। ये कोई इमरान खान कोई नई कोई चीज़ नहीं आ गया, इमरान खान ने भी वही कर रहा है जो पहली हुकूमतें कर रही हम थी। इस तमाम मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नजम सेठी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब हुकूमत को अभी 3 साल नहीं हुए लेकिन छठी बार कैबिनेट रीशफल हो गई है, क्या वाकई तब्दीली आ रही है या खान साहब अभी भी तब्दीली के मुतलाशी हैं? ऐसे है कि मेरा ख्याल है 4-5 का जो नंबर्स है ना ये प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़े पसंद हैं। इसमें कोई जादू है। 4 दफ़ा या 5 दफ़ा पंजाब IG चेंज हो गए हैं, 4 दफ़ा या 5 दफ़ा चीफ सेक्रेटरी चेंज हो गए हैं, 4 दफ़ा या 5 दफ़ा इंटीरियर मिनिस्ट्री के चेंजेस हो गए हैं। मतलब ये 4-5 इससे कम तो बात ही नहीं होती। और अब ये मेरा ख्याल 4था या 5वां कैबिनेट रीशफल है। नई शक्लें तो हमें नज़र नहीं आती, गालबन इसमें एक नई शक्ल आई है मगर वो भी पुरानी एक नई शक्ल। तो मतलब ये है शौकत तरीन साहब की बात कर रहे हैं आप गालिबन? जी बिल्कुल, शौकत तरीन साहब की बात कर रहा हूँ। शौकत तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर से फिर वो फारग हुए 2011-12 में मेरा ख्याल है, फिर हफीज़ शेख साहब आ गए, फिर वो चले गए। इस दफ़ा असद उमर साहब आए, फिर वो चले गए, हफीज़ शेख साहब आ गए, हफीज़ शेख साहब चले गए हैं, हमाद आ गए, हमाद बेचारे 2-3 दिन के लिए आए, उसके बाद अब शौकत साहब आ गए हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि इन शफल्स के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब क्या अचीव करना चाह रहे हैं। तो क्या वजह है सर? कप्तान तो बहुत अच्छे टीम सिलेक्शन में बहुत अच्छे थे सर, खिलाड़ी तो बड़े अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर लेते थे, क्या वजह है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल टीम है वो उतारने में प्रॉब्लम आ रही है खान साहब को? नहीं, बस सिर्फ ये है, बड़ी दिलचस्प बात है कि यहाँ तो पहले जो टीम होती थी वो तो सिलेक्टर सेलेक्ट करते थे, उसमें एक आध बंदा था जो खान साहब कहते थे कि नहीं मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए, मगर यहाँ तो सारा कुछ ही खुद सेलेक्ट करते हैं और वहीं प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ये तो कुछ सिलेक्शन में प्रॉब्लम है। कुछ लोग कहते थे जी मजबूरी है उन बेचारों की, वो अब पार्लियामेंटेरियंस तो है ही बेचारे, पैदल ही होते हैं एज फार एज इंटेग्रिटी इंटेलिजेंस इज कंसर्न, ये लोग कहते थे। तो इसीलिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए जैसे अमेरिका में है, ताकि आप टॉप प्रोफेशनल्स को चुन के ले आएँ, ज़रूरी नहीं है कि वो नेशनल असेंबली में मेंबर हों वगैरह वगैरह। हफीज़ शेख साहब के ऊपर भी यही प्रॉब्लम बना ना कि जी वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रह सकते बिकॉज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, इसलिए ट्राई करते हैं उनको सेनेट में डालने की, वो नहीं हुआ तो फिर अब क्या किया जाए, हालांकि रह सकते थे एज एडवाइज़र। तो बात ये है कि ये इशू खान साहब ने इसको हल नहीं किया, और चाहते तो बिल्कुल कर सकते थे। अब उन्होंने मिक्स एंड मैच किया, कुछ लोटे थे उनको मौका दिया, कुछ अपने लोग नए आइडियोलॉजिकल लोग थे उनको भी देना था, सपोर्टर्स थे वो, और कुछ फिर वो बाहर से SAPM स्पेशल असिस्टेंट्स टू प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कुछ लोगों को ले आए, और ये हौच पौच बना हुआ है। और बाय द वे मैं आपको बताऊं, एक दूसरे की टांग सारा वक्त ये खींचते रहते हैं। हमसे पूछिए जिनके पास आके बताते रहते हैं क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। फिर अब जहांगीर तरीन साहब के साथ जो पंजाब के कुछ MPs भी हैं, MNAs भी हैं, वो भी शिकवा खुना है कि भी पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो खान साहब से उनको डिस्टेंस करना चाहते हैं। तो सर इलेक्टेड लोग बड़े परेशान हैं, जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, शौकत तरीन साहब जैसे जो है उनको फिर वजारतें दे दी जाती हैं। तो आपको लगता है सर कि खान साहब जो है उनके लिए आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किल हो जाएगी और ये इलेक्टेड लोग ही करेंगे? ये जो काबीना है इंक्लूडिंग ऑल दी स्पेशल असिस्टेंट्स वगैरह वगैरह, ये को 50 के करीब हो गई। और याद है ये क्या कहते होते थे कि मैं तो एक छोटी सी कैबिनेट बनाऊंगा और ये करूंगा और वो करूंगा। तो अब बात यह है कि ऐसे हुकूमतें नहीं चलती।
और अब वो नज़र आ रहा है सबको कि तीसरा साल जा रहा है, ख़त्म होने को आ रहा है। अब आपने ये जिक्र किया शौकत तरीन साहब का और फाइनेंस मिनिस्ट्री का, आपने कहा कि बड़ी अहमियत है इसकी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारा मसला ही यहाँ है, अगर मईशत नहीं चलेगी तो फिर हुकूमत कैसे चलेगी। अब आप हुआ क्या, असद उमर साहब आए, कहते थे हम पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। असद उमर साहब आया, आके कहा जी हम IMF के पास नहीं जाएंगे, ये बड़े इस्तेसाल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। एक साल हमें ये गोली देते रहे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। फिर कहीं पता नहीं कहाँ फैसला हुआ कि अब IMF के पास जाना है, तो असद उमर साहब को चलिए जी खुदा हाफिज़। उसके बाद हफीज़ शेख साहब आ गए, उन्होंने कहा जी IMF के पास जाना है। सिर्फ ये हफीज़ शेख साहब नहीं, अपने गवर्नर साहब स्टेट बैंक के भी आ गए, वो भी IMF के हैं। तो दोनों आ गए, इन्होंने फैसला किया जी इस तरीके से हमने IMF का प्रोग्राम चलाना है। यहाँ IMF आ गई। अब क्या हुआ, अब ये हुआ है कि हफीज़ शेख साहब की छुट्टी हो गई है और शौकत तरीन साहब आ गए। शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि मुझे इस IMF प्रोग्राम के साथ इत्तेफाक नहीं है, मैंने इसके अंदर रद्दबदल करनी है, मैंने इसको रिवाइज़ करना है। एक्चुअली दो फ़लसफ़े चल रहे हैं यहाँ। एक है IMF का फ़लसफ़ा। IMF का फ़लसफ़ा ये है कि बेल्ट टाइट करें, अपनी भी, अपने ख़र्चे कम करें, लोगों की बेल्ट भी टाइट करें, टैक्सेस लें, सब्सिडीज़ ख़त्म करें जी, और पैसे इकट्ठे करें। अच्छा, अगर तो वो पैसे इकट्ठे करके सबको टाइट करके अपने एक्सपेंडिचर्स भी कम करके, तुम्हारे एक्सपेंडिचर्स भी तुमसे भी ज़्यादा लेके, टैक्सेस इकट्ठे करके तो आवाम के ऊपर खर्च करें, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। मगर हो क्या रहा है, IMF कहती है कि वो जो पैसे इकट्ठे किए ना, वो अपने कर्जे, पुराने कर्जे जो हैं उसको वो पे ऑफ करें, जिसमें सबसे ज़्यादा कर्जे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के हैं। वो टाइट करके आपको ऑन द कि जी हम बड़ी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वो दरअसल उनको तकलीफ है कि हालात आपके ऐसे, कल को आप अपने जो कर्जे लिए हैं ये दे नहीं सकेंगे, तो उनको ये पड़ी हुई है कि जी मेरे हमारे कर्जे वापस करें, पैसे इकट्ठे करें। सर देखिए, डिस्पाइट ऑल दीज इनकॉम्पिटेंसीज, मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस, हुकूमत अपनी जगह पे कायम है, ऑपोजिशन में दरारें हैं, ऑपोजिशन में टूट फूट है, हुकूमत अपनी जगह पे इंटैक्ट है, PDM का शिराजा बिखर जाता है। तो दूसरी तरफ आप किस तरह से देखते हैं सर, मतलब जो इत्तेहाद बनता है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, कंपटीशन देने के लिए, वो रेजा रेजा हो जाता है। तो फिर हुकूमत के पास ऐसा क्या फॉर्मूला है सर, क्या गिदड़ सिंह खान साहब के पास, कि उनके सामने कोई टिकता भी नहीं है? नहीं, उनके सामने कौन टिकेगा, जो उनके साथ टिके हुए हैं उससे बड़ा कौन टिक सकता है उनके सामने। उनको जो सहारा मिला हुआ है, जब तक वो सहारा रहेगा, वो सतून रहेगा, तो उनको कौन हिला सकता है। वो जो मर्ज़ी कर लें, वो आज एक बात करते हैं, कल दूसरी बात करते हैं। मगर अब दिलचस्प बात यह है कि एक ज़माने में वो सेम पेज के फ़लसफ़े चल रहे थे। अब आपने देखा है वो सेम पेज वाली बात नज़र नहीं आ रही है आपको, क्योंकि वो जो दूसरे हैं ना, जो सेम पेज वाले थे, वो उनको बड़ी परेशानी हुई है कि यार ये काम चल नहीं रहा है और सारी बिस्त हमारी हो रही है, लोग हमें गालियाँ दे रहे हैं, इसलिए परेशानियाँ हुई हैं वहाँ। और फिर ज़ाहिर है फिर खान साहब को भी परेशानी होगी कि अगर सतून ही ना रहा किसी स्टेज पे, तो खान साहब कहाँ जाएंगे। सर, डू यू रियली थिंक कि वो सेम पेज जो है वो सफ़ा उखड़ा सा है? उखड़ा सा है, मगर अभी फटा नहीं है, तो इसलिए अभी तक ये मामला चल रहा है। मगर देखिए, जब हालात इतने ख़राब हो जाते हैं तो फिर दो सिचुएशंस होती हैं। एक ही होती है आंखें बंद करके चलना हमने ऐसे, दूसरा होता है आंखें खोल करके नक्शे खोल लो, यार देखो ऑप्शंस क्या हैं। अब जब वो ऑप्शंस देखते हैं, मेरा ख्याल है वो स्टेज आई हुई है, ऑप्शंस देखो, अब इनको तो फारग करना है, ये जाएँ, ये तो नहीं चलेंगे। मगर मसला ये है, वो जब ऑप्शंस देखते हैं तो वो वहाँ से उनको फिर थोड़ा सा परेशानी होती है कि यार ये ऑप्शन इनको तो हमने पहले निकाला है, अब वो इसके अलावा और ऑप्शन कोई नहीं है। तो आपको ये लग रहा है कि ये ऑप्शंस तलाश करने वाला ही पेश खैमा है कि जिसकी वजह से ये तब्दीलियां आ रही हैं और हवाओं का रुख कुछ बदला लग रहा है? देखिए, ऑप्शंस तो एस्टैब्लिशमेंट सारा वक्त देखती रहती है ना, उनका तो काम ही है वॉर गेमिंग। तो और जब हालात ख़राब हों तो वो बिल्कुल करते हैं अपने ऑप्शंस के अंदर, वो जाहिर है दे रीच आउट टू वेरियस ऑप्शंस। तो उस सिलसिले में ये तो अब कुछ छुपी भी बात नहीं है ना, कि अगर आपको एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से फ़ोन आ जाए तो आप फ़ोन लेते हैं ना, तो वो जो जहाँ जिसको चाहें उसके साथ बात कर सकते हैं। अब वो और बात है कि उनकी बात सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती, या वो जो चाहते हैं वो होता है कि नहीं होता। आजकल के ज़माने में इतना आसान नहीं रहा, स्पेशली नून लीग के लिए, क्योंकि उनके पास इस वक्त आवाम की हिमायत है। पंजाब इस वक्त मेरा ख्याल है आज अगर इलेक्शन हो जाए तो PTI बेचारे उड़ जाएंगे। सर, शहबाज शरीफ साहब की जो रिहाई है, वो भी रिहाई होते होते ज़मानत पर वो टलती हुई दिखाई दे रही है, जो कुछ कोर्ट में हुआ है। इस हवाले से आपके पास क्या खबर है सर? खबर ये है कि इमरान खान साहब किसी सूरत में भी
किसी किस्म की हवा नहीं लगने देंगे शहबाज शरीफ साहब को। जैसे आपने कहा कि उनका जो बयानिया है वो बड़ा प्रो इस्टेब्लिशमेंट बयानिया रहा है और नवाज शरीफ साहब का एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है, और इस्टेब्लिशमेंट की यही कोशिश रही है कि अगर शहबाज शरीफ साहब उनके साथ चले, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए और मियाँ साहब और मरीम चुप करके बैठ जाएं और हम कश्ती को चलाते रहें, तो फिर ठीक है, फिर इमरान खान साहब की अस्सलाम वालेकुम कर सकते हैं, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिवली तो शहबाज साहब बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है ना। और अगर अवाम नवाज शरीफ साहब के साथ है, मतलब कि नून लीग के साथ है, तो पॉपुलैरिटी भी है और फिर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी मिल जाता है, एक डूअर मिल जाता है। इससे क्या बेहतर हो सकता है? मगर अब मसला ये है कि जैसे ही वो सोचते हैं तो इमरान खान साहब कहते हैं अच्छा उधर जा रहे हैं आप, ऐसी की तैसी, चलो जी शहबाज को अंदर कर दो, चलो जी गुल साहब उनको कहे, शहजाद अकबर को कहे, चलो जी पै जाओ, और नैब को कह दें चलो जी टाइट करो। शहबाज शरीफ की रिहाई असल में मरियम नवाज के लिए तकलीफ दे होगी, आप ये कह रहे हैं कि नहीं, शहबाज शरीफ की जो रिहाई है असल में इमरान खान साहब के लिए बड़ी तकलीफ दे होगी? बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ। देखिए दो बातें यहाँ, एक तो खैर आज जो हुआ है आपको पता ही है कि शहबाज शरीफ साहब को पहले बेल मिल गई, अदालत में अनाउंस हो गया कि जी बेल हो गई है, फिर 50 लाख की श्योरिटी उन्होंने कहा कि प्रोवाइड करें, उन्होंने वो प्रोवाइड की। आज जाके पता चला कि नहीं जी नहीं, वो बेल नहीं हुई थी, वो 2 जजेस ने साइन करना था, एक जज साहब ने तो कर दिया, दूसरे जज साहब जो हैं उन्होंने साइन नहीं किया था। अब जब वो साइनिंग की वक्त आया तो उन्होंने एक डिसेंटिंग नॉइस लिख दिया कि मैं नहीं देता बेल। तो अब क्योंकि ये हो गया, अब बेल खत्म, बेल तो है ही नहीं। अब वो जज साहब जो हैं वो उठ के चले गए भावलपुर या पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अब हमें एक नया जज लाना पड़ेगा और फिर से ये शुरू करना पड़ेगा। तो ये आप समझ ही लें ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो अब शहबाज सर बाहर का आपका ख्याल है बाहर आएंगे, बैठे रहेंगे वहाँ। तो ये जो बात है। दूसरी बात ये आपने जो कही, बिल्कुल देखिए शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब ऐसे हैं, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है के लिए और लोगों के लिए भी, कि अगर ये अलग हो जाएं तो फिर उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल्स हैं वो पूरे हो जाते हैं। मगर ये दोनों भाई ऐसे हैं, डिसएग्रीमेंट होगी, वो कहेंगे ऐसे चलें, वो कहते हैं ऐसे चलें, वो कहते हैं नहीं यहाँ ये हो जाएगा, वो कहते हैं नहीं यहाँ ये। मगर एट द एंड ऑफ द डे 2 चीज़ें बड़े वाज़ेह हैं। एक ये कि वोट नवाज शरीफ और मरीम का है, हमजा का और शहबाज का नहीं है। हालांकि ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी पार्टी की वो हमजा की है और गवर्नमेंट को चलाना शहबाज का, मगर वोट जो है वो नवाज और मरीम का है। तो ये ऐसे हैं, ये इट्स अ मिक्स एंड मैच और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि शहबाज शरीफ की रिहाई और जाती उम्रा की जायदाद पर कार्रवाई में क्या ताल्लुक है। बड़ा मामला, इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर हुए 3 रोज बीत चुके हैं, लेकिन उनकी रिहाई ताहाल मुमकिन नहीं हो सकी है। जराये के मुताबिक जब 13 अप्रैल को जस्टिस सरफराज डोगर ने जमानत मंजूरी का मुख्तसर फैसला लिखकर जस्टिस असजद जावेद घराल के पास भिजवाया तो उन्होंने दस्तखत नहीं किए, जिसके बाद जुमेरात को जस्टिस असजद जावेद घराल हाईकोर्ट में आए और बतौर सिंगल बेंच केसेस की समाअत की, लेकिन डिवीजन बेंच में नहीं गए, जिसकी वजह से कॉज लिस्ट भी मनसूख कर दी गई। अब जराये के मुताबिक जस्टिस असजद जावेद घुराल ने फैसले से इख्तलाफ करते हुए चीफ जस्टिस कासिम खान को आगाह कर दिया है, जिसके बाद अब बेंच के सरबराह जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस असजद जावेद घुराल अपना अपना अलग अलग फैसला लेकर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेजेंगे, जो उसके बाद शहबाज शरीफ जमानत केस को रेफरल जज के पास इरसाल करेंगे। अब रेफरल जज शहबाज शरीफ की जमानत केस का फैसला सुनाएंगे। ये मामला दरअसल है क्या, शहबाज शरीफ की जमानत को तूल क्यों दिया जा रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ क्या तासुर है, इस मामले पर बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपके वक्त के लिए। जुबैर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि शहबाज शरीफ साहब की जमानत तो हो गई है, लेकिन रिहाई अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ ये तासुर क्यों है कि असल में इमरान खान साहब नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ साहब रिहा हो सकें? जब कोई मुल्क का वजीर आजम बनता है ना, वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है और फिर सूबे में भी उनकी हुकूमत है, और ऐसी हुकूमत है कि उस्मान बुज़दार साहब को हिलाया नहीं जा सकता। दुनिया में हर पोजीशन चेंज हो सकती है, उस्मान बुज़दार साहब वो वजीर आला है उस सूबे से। तो जो भी होता है वो इतनी बड़ी बड़ी चीजों, चाहे वो डस्का में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को उठा के लेके जाने से लेके
चीफ सेक्रेटरी या अपना आईजी या दूसरे लोगों का बिहेवियर है, उस सब की जिम्मेदारी हमारे नजदीक वजीर आजम इमरान खान पर है, एंड ही हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई चीज गलत हो रही है, क्या उन्होंने दस्का में कोई एक्शन लिया? कोई एक दफा भी बात की, रोज खड़े होते हैं ना, रोज तकरीरें करते हैं, रोज फिलॉसफी हमें बता रहे होते हैं, तारीख के किस्से, दीन के किस्से और हिस्ट्री के किस्से। कभी उनसे ये सुना है कि ये क्या हुआ उनकी हुकूमत के अंदर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को उठा के ले गए, और ये जो लेटेस्ट हुआ है किस तरह से हो रहा है? भाई कुछ तरीकेकार होता है हर चीज का। अगर आप समझते हैं, मतलब आपने भी अकाउंटेबिलिटी की लिमिट्स क्रॉस कर दी है। जब कुछ नहीं चला, ड्रग्स के केसेस नहीं चले, जब आपने हर चीज इस्तेमाल करके लोगों को, लीडरशिप को अंदर बंद कर दिया, आप घर पर हमले करने शुरू कर दिए। जुबैर साहब, आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ साहब की रिहाई से इमरान खान साहब को क्या खतरा है? ये खतरा है कि सबसे पहले जो शख्स है ना, PMLN के लीडर इमरान खान की हुकूमत, उन्होंने हल्फ उठाया था 18 अगस्त को, और सितंबर के पहले हफ्ते में शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया था। तो जाहिर सी बात है, जो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में होगा उससे उनको खतरा है। और शहबाज शरीफ, जाहिर सी बात है, अब ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा इनकी हुकूमत चलती है और फेल होती है गवर्नेंस के हवाले से, डिलीवरी के हवाले से, उतने ज्यादा शहबाज शरीफ का नाम ज्यादा अच्छा होता है। कि एक वो थे जो एग्जाम्पल कायम करके गए, किस तरह से यहाँ इनसे कचरा नहीं उठता लाहौर में, उसके भी बहाने करते कि जी पिछली हुकूमत में ये हो गया था, वो हो गया था। कचरा नहीं जो हुकूमत उठा सकती है, इतनी सब सारी सहूलत होने के बावजूद वो क्या डिलीवर करेगी? जुबैर साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर, इमरान खान हुकूमत को, इमरान खान साहब को शहबाज शरीफ से ज्यादा खतरा है या मरियम नवाज से ज्यादा खतरा है सर? तो आप इमरान खान से पूछिए, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं कि वो उनके दिल में क्या है? बट दोनों से खतरा होता है, जाहिर सी बात है, दोनों से खतरा होता है। एक वो हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान की तारीख में सबसे अच्छे रह चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब डिलीवरी कर चुके हैं, वजीर आला रह चुके हैं 3 दफा, और दूसरी मरियम नवाज है। मरियम नवाज जाहिर है पॉपुलर लीडर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर लीडर है, तो खतरा तो दोनों से होगा। लेकिन सर, मरियम नवाज साहिबा का स्टांस बड़ा हार्ड है, वो जब बात करती हैं वो बड़े डंके की चोट पे करती है। इमरान खान साहब के मतलब जो तकरीरें उनकी हैं वो ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब हैं, मासूम आदमी है, वो उतना हार्ड स्टांस नहीं है जितना मरियम बीबी का है। तो मरियम नवाज साहिबा बाहर है, शहबाज शरीफ साहब अंदर है। ये तो मरियम नवाज भी 2 दफा अंदर बंद हो चुकी हैं। असल में मरियम नवाज कभी पब्लिक ऑफिस होल्ड ही नहीं किया। आप नैब का कोई केस असूली तौर पर तो हो ही नहीं सकता था, लेकिन यहाँ लोगों को तफरीक ही नहीं करना आता कि पाकिस्तान में इदारे हैं, कॉम्पिटेंट इदारे हैं, जो हर चीज के लिए, चाहे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है या कोई गलत कोई काम हुआ है, उसके लिए FIA है, FBR है, SCCP है, इदारे मौजूद हैं। अब यहाँ मसला ये है कि जिस तरह जो फैसला दिया है कल परसों जज साहब शहबाज शरीफ साहब के केस में, वो बड़ा अच्छा फैसला है। मैं तो इसलिए खुश हुआ कि उन्होंने सवाल ये पूछा कि क्या FBR को कोई इशू था शहबाज शरीफ साहब के सोर्सेज ऑफ फंड से या जो उनके एसेट्स हैं। अगर उनको कोई इशू नहीं था तो फिर नैब कहाँ से बीच में आ गया? इट्स अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। और मरियम नवाज साहिबा ने तो कभी कोई पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड किया। इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत अदालती फैसलों पर असरअंदाज हो रही है? बिल्कुल डायरेक्टली होती है, डायरेक्टली होती है। और किस तरह से? अच्छा, अभी कुछ देर पहले नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सेठी साहब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुक्तदिर हलकों के लिए मुतबादिल हो सकते हैं, ये बहुत बड़ा खतरा है इमरान खान साहब के लिए। तो आपको लगता है कि क्योंकि एक मुतबादिल के तौर पे शहबाज शरीफ साहब, जब मैनेजमेंट की बात होती है, गवर्नेंस की बात होती है, तो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनकी गवर्नेंस स्ट्रांग थी एज फार एज पंजाब इज कंसर्न, तो ये खतरा हो सकता है खान साहब को? ये नजम सेठी साहब की सही असेसमेंट है कि वो समझते हैं कि हालांकि वो इमरान खान इज नॉट एनी मैच टू शहबाज शरीफ साहब इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस। तो वो पता नहीं क्यों अपने आप को खतरा फील कर रहे हैं कि जी अगर मैं नहीं होऊंगा तो शहबाज शरीफ, या मेरे होते हुए शहबाज शरीफ का ऑप्शन नहीं खत्म करते हैं, इसलिए उनके खिलाफ केसेस बनाए। आई डोंट थिंक तो वो कोई इस तरह से हुकूमतें चलती हैं। ये बिल्कुल क्रिकेट की उसी इस्तिलाह की तरह है जो इमरान खान साहब खुद खेलते रहे। कि क्रिकेट में ये नहीं देखते कि बाहर कौन बैठा है जो मेरी जगह ले लेगा, आपको खुद परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप खुद परफॉर्म नहीं करेंगे तो
चाहे कोई आपके बदले कोई बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ, आप टीम से बाहर होते। तो बिल्कुल इमरान खान के लिए यही है कि वो ये देखना कि अगर मैं शहबाज शरीफ को किसी तरह से हटा दूं रास्ते से, तो मैं प्राइम मिनिस्टर रहूंगा। प्राइम मिनिस्टर वो उस वक्त रहेंगे जब वो डिलीवर करेंगे, और वो डिलीवर करने में नाकाम होंगे। लेकिन जुबैर साहब दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की मुक्तदिर हलकों के साथ कुर्बत और फिर डील का तासुर भी तो गहरा होता है ना इससे। कैसे, मतलब बेचारे वो इतनी दफा जेल चले जा चुके हैं, तकरीबन 2 साल सबसे ज्यादा अरसा हमजा शहबाज, उनका एक बेटा वहां उधर लंदन में बैठा है क्योंकि उनके खिलाफ केसेस की भरमार है, सन इन लॉ के खिलाफ केसेस हैं, उनकी बीवी के खिलाफ केसेस हैं। मतलब और किस तरह की कुर्बानी दें? इतना तो मेरा ख्याल है जुल्म कभी हुआ ही नहीं होगा। दीवार से लगाने के लिए चुन दिया है, उनका बिजनेस तबाह हो गया है, बर्बाद करके रख दिया है, और फिर वो एक ऐसे शख्स जिसने इतनी जबरदस्त डिलीवरी की हो, पाकिस्तान का नाम रोशन किया हो, मतलब जो रिकॉग्नाइज जिसको किया जाता है, और एट द एंड ऑफ द डे फिर केस भी कोई नहीं है। आप वो पढ़ लेना, और फिर हमारा से सवाल बनता है नैब से और इमरान खान से कि खुदा के लिए आप कर क्या रहे हैं यार, आपने किया क्या जुल्म, क्यों उनको बंद रखा था 6 महीने, उससे पहले 2 दफा अंदर बंद किया था। जुबैर साहब, बॉटम लाइन क्या है? आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब की रिहाई हो जाएगी? देखिए, एक जज का अगर डिसेंटिंग नोट है, रेफरल जज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अब उस पर मुकर्रर करेंगे, आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब अल्टीमेटली उनका एक्विटल हो जाएगा, हुकूमत जितना भी प्रेशराइज कर ले, या वो जो आप तासुर दे रहे हैं कि हुकूमत इन्फ्लुएंस कर रही है कहीं ना कहीं अदालती फैसलों? पाकिस्तान में ही हो सकता है, इमरान खान की हुकूमत नहीं हो सकता है। क्या आप ये देखें कि कितनी ज्यादा ज्यादती है कि बेल हो चुकी है और अब उठाए जा रहे हैं कानून की नुक्ते की एक डिसेंटिंग नोट है, और क्या ये हमने करवाया? हमने तो नहीं करवाई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा तर्जुमान नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा, मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि पंजाब का माफिया सिंध की तरक्की में रुकावट क्यों है। बड़ा मामला, इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान सिंध यात्रा पहुंचे। तवक्को थी कि वजीर आजम सूबे की आवाम को कोई खुशखबरी सुनाएंगे। यकीन था कि वजीर आजम सिंध में तरक्की के मंसूबों के लिए कोई संगे मील रखेंगे, लेकिन वजीर आजम ने सूबे की आवाम की तशफ़ी की बजाय अपने ही मसाइल बयान कर दिए। वजीर आजम ने सक्खर में खिताब के दौरान कहा कि वो 3.25 बरस तक पंजाब में माफिया से मुकाबला करते रहे, इसलिए सिंध पर तवज्जो नहीं दे पाए। यानी सिंध पर इमरान खान क्यों तवज्जो नहीं दे पाए, आज उज़्र बयान कर दिया। अंदरून सिंध के लोग बहुत पीछे रह गए। मोहनजोदारो को देखो, 5000 साल पहला वो शहर बना था, और आज अक्सरियत सिंध के गांव देखो तो वो बजाय आगे जाने के इलाका पीछे जा रहा है। मैंने ये भी सोचा कि इलेक्शन कैंपेन जब हुई 2018 में, तो मैं पूरी तरह इलेक्शन कैंपेन करूं इंटीरियर सिंध में, लेकिन क्योंकि हमारा इतना बड़े माफिया के साथ मुकाबला था उधर पंजाब में, इसलिए इधर भी मुझे मौका नहीं मिला जो मैं टाइम सिंध पे गुजारना चाहता था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात का एतराफ़ तो किया है कि वो सिंध पर तवज्जो नहीं दे सके। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सिंध के अवाम को पीछे रहने के दुख का इजहार भी किया है, साथ ही बड़े बड़े ऐलानात भी किए, जिस पर तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने उन्हें ऐलान खान तक कह दिया। वो क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान साहब सुबह सिंध तशरीफ लाए हैं, और मैं इसलिए उनको पाकिस्तान का कप्तान कहता हूं कि आज भी वो और उनके रुफ़का कौम को ये नहीं बताते कि बहैसियत वज़ीर आज़म वो क्या काम कर रहे हैं। अब आज भी यही बताया जाता है कि 1992 में उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया था, रमज़ान का महीना था और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, या उन्होंने माजी में शौकत खानम अस्पताल बनाया था। अभी तक 3.25 सालों में इनके पास अपनी हुकूमती कारकर्दगी बयान करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए मैं मजबूर हूँ कि हमेशा कप्तान के तौर पर उनको मुखातिब करता हूँ कि अब कप्तान का एक और नाम तजवीज़ करना चाहूँगा, ऐलान खान। इतनी उनको ऐलानात करने की जल्दी होती है, अनाउंसमेंट करने की जल्दी होती है, वादे करने की जल्दी होती है कि लोग वादों को ढूंढ रहे होते हैं कि कब वफा होंगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तकरीर के रद्द-ए-अमल पे मुर्तज़ा वहाब साहब क्या कह रहे थे वो आपने देखा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जहाँ सिंध की आवाम को तरक्की के ख्वाब दिखाए, वहीं सूबाई हुकूमत पर तंज के नश्तर भी चलाना भूले नहीं। वो क्या कह रहे थे सूबाई हुकूमत से मुताल्लिक, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता हूं।
कराची के पास एक जजीरा है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है बड़ी देर से, हमने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया, बिल्कुल एक नया शहर उधर बन जाए। सब तैयारी हमने कर ली, बाहर से इन्वेस्टर्स भी तैयार हो गए। सिंध हुकूमत ने हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दे दिया। अभी तक नहीं समझ आई कि सिंध की हुकूमत ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे के हमें कैंसिल कर दिया। तो नुकसान तो सबसे ज्यादा सिंध को हो रहा है इससे। मेरे रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आपकी ये बात दुरुस्त तस्लीम करते हैं कि सिंध हुकूमत ने जजीरे पर तरक्की के लिए वफाक को NOC जारी नहीं किया। ये भी वजह है कि सिंध $40 अरब की सरमायाकारी सूबे में आएगी, लेकिन ये जज़ायर को फालतू नहीं पड़े हुए। आप कह रहे हैं कि वो एक फालतू जजीरा कराची में पड़ा हुआ है। इन जज़ायर पर माही गिरों के ठिकाने हैं, इन जज़ायर पर वो लोग रहते हैं, जंगलात मौजूद हैं, साहिली इलाकों की हिफाजत के अमीन भी यही जंगलात हैं। मेरे रियासत ये जज़ायर फालतू नहीं है, ये इस देश का हुस्न है, और आपको इस बारे में ऐसा बयान शायद नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, अमीर रियासत है। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जहां जज़ायर को फालतू करार दिया जा रहा है, वहीं एक आम आदमी की कहानी रखेंगे जिसको अरबाब इख्तियार फालतू समझते हैं। आम आदमी का किस्सा सुनाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त सरबराह JD समाजी रहनुमा जफर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया जफर अब्बास साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आज वजीर आजम पाकिस्तान सक्खर पहुंचे, 446 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया, 1100 अरब का पैकेज इससे पहले वो कराची के लिए अनाउंस कर चुके हैं। क्या सिंध के अवाम की जिंदगियों में कोई तब्दीली आ सकी? देखें, वो आम आदमी जो पिछले साल रमज़ान में डोनेशन देने आ रहा था 2000, 2500, 3000, 5000 रुपये देने, आज वो डोनेशन मांगने आ रहा है। वो कह रहा है मैंने अपने बच्चों की सेमेस्टर की फ़ीस नहीं दी 8 महीने से, वो मैंने अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं दी 1 साल से, मेरे ऊपर मकान का किराया चढ़ गया 1 साल का, 6 महीने का एडवांस था वो कट चुका है, अब 6 महीने का किराया चढ़ गया है। लोगों के माशी हालात अच्छे नहीं हैं। मुझे छोड़ें, आप ये बताएं कि आपने अपनी बस्ती में, अपने इलाके में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में देखा होगा ना बचपन से अब तक कि रमज़ानों में लोग एक दूसरे के घरों में अफ्तार भेजते थे। किसी के घर से ट्रे सजी हुई आ रही है, उस पर गोटा लगा हुआ कपड़ा रखा है, अंदर पकोड़े हैं, चाट है, सब चीज़ें हैं, शरबत है। क्या आज वो सिलसिला आपको नज़र आ रहा है उसी तरीके से अपनी आबादियों में? देखिए इबादतों को सही तरीके आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ऐसे में जो समाजी रहनुमा है, समाजी कारकुनान आप जैसे और समाजी तंजीमें जो काम कर रही हैं, यकीनन उनका रोल बहुत अहम है। जहां रियासत का रोल बड़ा अहम है, हम देख तो नहीं सकते सरकार की तरफ, अब यकीनन समाजी तंजीमों को आगे बढ़ना होता है, इन लोगों का हाथ थामना होता है, आप लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी आपके क्या चैलेंजेस हैं, क्या डिफिकल्टीज है, क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ रही है आपको? देखिए, जहाँ हमें पिछले रमज़ानों में सिंगल एप्लीकेशनें आती थी कि भाई हमें राशन चाहिए रमज़ान का, या हमें ईद के कपड़े चाहिए, वहाँ हमें लेटर हेड आ रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास मौजूद है, पूरे इदारों के लेटर हेड आ रहे हैं कि जी हम फलां ऑर्गेनाइजेशन से हैं, हमें 200 राशन चाहिए, हमें 400 राशन चाहिए। ये पोजीशन है, लोग अपने लेटर हेडों के ऊपर लिख के भेज रहे हैं। आप बात को समझिए कि इस वक्त ये सूरत हाल है लोगों की कि वो लिख के भेज रहे हैं कि हमारी पूरी गली में ये 250 राशन चाहिए, 200 राशन चाहिए। ऐसा भाई देखिए, कोविड में तो एक आफत थी कि जी आपने लेटर हेड दिया, उस पूरी बस्ती में चला गया। ये तो रमज़ान राशन है। लोग एक दूसरे का हम देख रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं अपने घर के लिए राशन लेकर आऊँगा, मेरा पूरा मोहल्ला भूखा है। कि वो 10 किलो के आटे के बोरे के लिए अपनी सारी तरजीहात छोड़ देगा कि घर में किसको अस्पताल लेके जाना है, कहीं जाना था, नौकरी ढूंढने जाना था, ऑफिस जाना था, बोलेगा छोड़ो, लाइन में लगो, 10 किलो का थैला मिलेगा आटे का। यहाँ तक तो पहुंचा दिया। देखिए, ये सब कुछ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड सैड साइड ऑफ द पिक्चर। देखिए, आपकी अपनी लिमिटेशंस हैं, आप अपनी बिसात भर कोशिश कर रहे हैं, उससे निकल कर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपकी अपनी लिमिटेशंस हैं। ऐसे में रियासत से क्या अपील करते हैं, हुकूमत वक्त से क्या अपील करते हैं, उनके करने का क्या है जफर अब्बास साहब? मैं सिर्फ एक अपील करता हूँ हुकूमत, सिर्फ एक अपील, एक दिन किसी लोअर मिडिल क्लास के घर में पूरा दिन गुजार के दिखा दें। बस सारे वफाकी वज़रा की जिम्मेदारी लगा दे। तुम जिस शहर के वजीर हो ना, तुम लिया के हो, तुम मुल्तान के हो, तुम लाहौर के हो, तुम पेशावर के हो, तुम कराची के जो वफाकी वजीर है, सिर्फ एक दिन किसी लोअर मिडिल क्लास आदमी के घर में गुजार के दिखा दें। देखें सुबह जब वो नौकरी के लिए निकलता है, बाइक पे बैठता है, तो उसको कितनी अजियत होती है कि ये 150 का पेट्रोल बाइक खा जाएगी। यानी 4,500 रुपए महीने का पेट्रोल ये बाइक खाएगी, तो 20,000 रुपए तनख्वाह में मेरे घर का किराया, माँ बाप की दवाई, घर का राशन, बच्चों की फीस, कैसे जिंदा रहूंगा? एक दिन गुजारे ना बस।
हम 365 दिन आपके, आप स्विमिंग पूल जाएं, आपका जो दिल चाहे आप करें, आप घूमें फिरें, फैमिली को एक दिन लोअर मिडिल क्लास के घर में गुजार के दिखाएं। पूछे उसकी माँ से कि क्यों दवाई नहीं खा रही अम्मा तुम 1 साल से, तो बोलेगी बेटे की तनख्वाह 20,000 है, 4,500 का उसकी बाइक पे पेट्रोल लगता है, 15,500 में से 15,000 घर का किराया है, बचे 500 रुपये। अब 500 रुपये में पूरे महीने का राशन आता है? 500 रुपये में एक बर्गर नहीं आता सर। उसमें पूरे महीने का राशन, बच्चों की फीस, जहां जॉब करते हो वहां का खाना, खानदान में मरना जीना, शादी ब्याह, क्या मुमकिन है? अगर है तो आप हमसे अवार्ड ले लीजिए आके, नहीं तो इनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं। लोग मुसीबत में, परेशानी में। मैं गलत बात तो कर ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ इतनी सी गुजारिश कर रहा हूं, आपके अपने लोग हैं, आपकी अपनी बस्तियां हैं, आपके अपने वोटर हैं, एक दिन इनके घर में गुजारें ताकि आपको समझ में तो आए आटे दाल का भाव चल क्या रहा है। ये जो महंगाई हो गई है ना, हर चीज डबल हो गई है, लोगों की तनख्वाहें तो वही हैं, तनख्वाह थोड़ी बढ़ी है किसी की। बेरोजगारी का लेवल चेक करें, किसकी बात करूं? मीडिया वालों की बात करूं? कितने निकाले गए? ये मेरे सामने जो पहला लेटर हेड आया ना, पढ़ लें, इसकी स्पेलिंग जो ऊपर लिखी है JOURNALIST, जर्नलिस्ट। कितने कितने 100 राशन मांगे में, क्या पढ़वाऊं आपको मैं? और कौन सा तबका बचा है आप मुझे बताइए? कमर टूट गई है लोगों की। कोई महंगाई पे बात ही नहीं कर रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा चीनी 60 रुपए से 120 क्यों जा रही है, आटा 300 से 700 600 क्यों हो गया, मसाले क्यों डबल रेट हो गए, दालें क्यों डबल रेट हो गई, ये दूध माफिया, मुर्गी के गोश्त माफिया, ये सब किसके क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं? कोई नहीं पूछ रहा। गरीब आदमी की तो ऐसी की तैसी हो गई, उसको किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं। वो कह रहा है कि 1 तारीख से 30 तारीख तक मेरे बच्चे भूखे ना सोएं। कौन भूखा सो रहा है, किसके बच्चे बिलबिला रहे हैं भूख से? बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पर लोग अरबाब इख्तियार पहुंचेंगे किसी गरीब के घर पर? यहाँ तो अजब रस्म, ये चारा घरों की बस्ती में लगा के जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है एक निवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जफर अब्बास साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सरबराह JDC मारूनुमा जफर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी है। हम उम्मीद करते हैं कि समाजी तंजीमें और समाजी कारकुनान अपने तई जो काम कर रहे हैं, आम आदमी की जिंदगी में कोई तब्दीली आ सकेगी और उसका रमजान कम अज कम सहल हो सकेगा। ये तो था आज का दास्ताक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिएगा।